हाँ भैया, तो फाइनली तैयार हो। तो कल हमारी मंजिल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और हम कल मंजिल सीरीज का पहला लेक्चर फिजिक्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स और एरर भी। और जेईई मेंस 2026 के लिए ये तो मान ले, चाहे कोई सा भी पेपर हो, 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 5 से 10 मार्क्स यहां से आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए मिलते हैं कल नीचे दिए गए लिंक पर, जेईई वाला चैनल पर, शाम को 5 बजे। हम इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं कि जो जनवरी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसके लिए आपके पास बस 2 ही महीने बचे हैं, उसकी प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ना वो चैप्टर बता दो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसकी आपको बहुत सारी वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आप जेईई मेंस की एग्जामिनेशन अगर देने जा रहे हो ना, अगर आप 40% 50% के हिसाब से पढ़ रहे हो तो वैसे भी आपका कुछ नहीं होना है। एग्जामिनेशन का जाहिर सी बात है पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अक्सर जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो काफी आसान होता है। पेपर अगर आसान होता है तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आप अगर एक सवाल गलत करोगे तो आप रेस के बाहर हो जाओगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जो दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, जिसका नाम है जेईई मेंस 2026। दैट मींस हम इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं कि जो जनवरी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसके लिए आपके पास बस 2 ही महीने बचे हैं, सही बात बोले तो, ठीक है, 2 महीने बचे हुए हैं। जनवरी 2026 में जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, किन किन बातों को आप इग्नोर कर सकते हैं, किन किन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो स्पेशली इन शॉर्ट में बात बोलूं तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो इस वक्त स्टेम 12th क्लास में है, लक्ष्य बैच में है, या इस वक्त ड्रॉपर बैच में है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट पे हो या फिर हमारे प्रयास बैच में है। तो मेरी एक एक बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं ये चीज आपको फायदेमंद रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन का जाहिर सी बात है पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जो आप जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देने जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि जेईई एडवांस तो मई में जाके होगा, ठीक, पहले तो जेईई मेंस है, तो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन का जो बेसिकली मेन फंडा है वो ये है कि आपको डिटेल एंड डीप नॉलेज चाहे ना हो। हमारी बात समझ में, कोई एक चैप्टर है, चाहे आपने उसको डिटेल में बहुत ज्यादा डीप में चाहे ना पढ़ा हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में, अगर पिछले साल के कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से 18 से 19, 18 से 20 क्वेश्चन काफी आसान और फॉर्मूला बेस होते हैं। हमारी बात समझ में, कोई सभी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक, ठीक है भैया, ओके। और अगर आपने वो 20 सवाल भी सही कर दिए तो आपके 80 मार्क्स आ गए। इसका मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे एक्यूरेसी, कि भाई साहब एक्यूरेसी बहुत आपकी हाई होनी चाहिए। आपसे कोई आता हुआ सवाल, कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि अक्सर जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो काफी आसान होता है। पेपर अगर आसान होता है तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आप अगर एक सवाल गलत करोगे तो आप रेस के बाहर हो जाओगे या बाहर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो स्वाभाविक सी बात है। अगर पेपर टफ आता है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जेईई मेंस का पेपर टफ आता नहीं है। जेईई मेंस का पेपर अक्सर जो होता है वो काफी आसान होता है। तो इस बार छोटी सी भी सिली मिस्टेक्स करोगे, सवाल गलत पढ़ोगे, गोला गलत भरोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, फॉर्मूला गलत पुट करोगे, तो भाई साहब फिर आपके सिलेक्शन की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपके लिए भाई साहब जिस चीज पर आपको ध्यान देना वो एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी की मैं ये बात बोलूंगा कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि अपनी स्पीड को, ताकि वो 3 घंटे में किस प्रकार से आपको डील करना है, किस प्रकार से आपको खेलना है, वो चीज आप सीख सकें। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ना वो चैप्टर बता दो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ लूं कि मेरे 99 परसेंटाइल आ जाए, ठीक है, अक्सर एक कॉमन सवाल होता है, सर कौन सा पढ़ लूं। और इसकी आपको बहुत सारी वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी, कोई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि भैया इतना कर लो, इसमें इतना कर लिया तो 99% पर पक्का हो गया, इतना कर लो इससे तो सवाल पक्का ही है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आप जेईई मेंस की एग्जामिनेशन अगर देने जा रहे हो ना, अगर आप 40% 50% के हिसाब से पढ़ रहे हो तो वैसे भी आपका कुछ नहीं होना है। बुरे मानने वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 25 में से मेरे तो 50% मार्क्स आ जाए, ठीक, मैं तो 12 सवाल सही करके मैं 12 सवाल करके आ जाऊं, ठीक, और उसमें भी तो 2-3 सवाल गलत कर दे, ठीक है, तो इफेक्टिवली अगर तू 30-40 मार्क्स लेके आ भी रहा है जेईई मेंस में तो कोई फायदा नहीं है उसका। परसेंटाइल तेरी वही जाएगी, तेरी 60 परसेंटाइल आए, 70 आए, 80 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अरे बात समझ में। तो मेरा पॉइंट ये है बेटा कि अब आगे आने वाला जो 2 महीना है, उस 2 महीने में आपको छोड़ के मत जाइएगा। हमारी बात समझ में, छोड़ के ना जाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिटेल में सब कुछ पढ़ के जाओ, नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं कह रहा हूं कोई चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा, कोई फॉर्मूला छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आसान बनना है तो कोई एक चैप्टर है जो तू छोड़ के जा रहा है, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तू कह रहा है सर जी मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसको मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं, पढ़ के जा, ठीक है, नहीं पढ़ सकता तो एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ के जा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फिक्स टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि आपसे ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, ठीक, और बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ लिया, मतलब ई की इक्वेशन देके बी की इक्वेशन पूछ ली, अरे बात समझ में, या फिर ई नॉट देके आपसे बी नॉट पूछ लिया, स्पीड ऑफ लाइट देके। तो जब
फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं, इंटेंसिटी पे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया फॉर्मूला बेस, तो इन चीजों के लिए आपने वो पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरी बात समझ में, बस आपको फॉर्मूला सही मोमेंट पे याद रह जाए कि भैया ये था। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 25 में से 20 सवाल आसान होते हैं, जिसमें से 15 सवाल जो होते हैं वो काफी हद तक रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा बदल बदल कर आपके सामने आए होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से बात प्लीज निकाल दीजिएगा कि मैं ये 5 चैप्टर पढ़ के चला जाता हूं तो इससे ना इससे कोई फायदा नहीं है बेटा। अभी 2 महीने का वक्त है, कौन सा तुमसे ये बोल रहा हूं कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ूं, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं। आप ऊपर से भी अगर सारे फॉर्मूले को एक बार रफली अगर रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप जेईई मेंस का पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बस आपका स्पीड अच्छी होनी चाहिए और कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं ये बात बोलूंगा बेटा, मैं यही बात बोलूंगा, भले ही आप कम पढ़ के जाओ लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूले सारे देख के जाओ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते सवाल कहां से, और कहीं से भी अगर सवाल आएगा भी ना तो आसान नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा। इस बात से मैं भी करना, और टफ आने वाले सवाल 2 या 3 होंगे तो मुश्किल से 25 में से 2 या 3 सवाल टफ होते हैं, वो तो सबके लिए टफ है। क्लियर है? ठीक है। फिर भी आप बोलोगे सर फिर भी हम लोग शुरुआत कहां से करें, हाई वेटेज चैप्टर कौन से हाई वेटेज चैप्टर है, क्योंकि हम ठीक है हमने मान लिया हम कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा है, आरी बात समझ। फिर भी हाई वेटेज चैप्टर कैसे हैं, मतलब तो आ जाओ। इसके लिए अगर अपन एनालिसिस देखें, ध्यान से देखिएगा, तो सपोज 2025-2024 की अगर एनालिसिस हम लोग देखें तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए अप्रोक्सीमेटली 35 2025 में, तो 2024 में 36। इसका मतलब अब इसको इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 2026 में किस पेपर में ऐसा होगा। ऐसा हो सकता है किसी पेपर मैकेनिक्स का एक भी सवाल ना आए या एक या 2 सवाल आए, किसी पेपर मैकेनिक्स के ज्यादा सवाल आ जाए। तो ये लेकिन जो सबका एवरेजिंग करे तो ये है, तो दैट मींस आप ये समझ गए होंगे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं 1/3 पार्ट आपका जो है जेईई मेंस का वो मैकेनिक्स कवर कर रहा है। तो इसलिए यस मैं आपसे यही बोलूंगा इसको जरूर पढ़ के जाएं। अब इसमें क्या पढ़ना है, अब जैसे रोटेशन है, क्या रोटेशन छोड़ के जाएं? बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। ठीक है, तो सर रोटेशन को बहुत डिटेल में पढ़े, कौन कह रहा है रोटेशन को डिटेल में पढ़ो? अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ने का वक्त नहीं है काम की चीजें पढ़ लो। कैसे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कैसे सर इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग जो होती है उसका फॉर्मूला ए बराबर जे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक, इस पर बेस सर नीचे कौन पहले पहुंचेगा, नीचे वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा किसका ज्यादा होगा, फॉर्मूला बेस सवाल है, ये एक बार देख लो। अरे बात समझ में, यहां से एक यहां पे जो है मान के चले इस प्रकार का कोई प्लैंक है और यहां से जो है एक बॉडी को रोल करा दिया, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जस्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करनी है उसमें। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, वर्क नहीं थ्योरम लगाना है। अरे बात समझ में कि ये जो या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम भी होता है, एक पार्टिकल को फेंक के मार दिया, हवा में है, किसी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम बता दो कितना होगा, किसी टाइम पर टॉर्क बता दो एमजी का कितना होगा। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो फॉर्मूला ओरिएंटेड है, एटलीस्ट ये तो पढ़ के जाओ आप। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे कि भाई डिस्क घूम रही है 2 पार्टिकल लगती है, डिस्क घूम रही है 1 पार्टिकल लग दिया, डिस्क लगती है डिस्क पर डिस्क रख दी, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो ये क्वेश्चन आपके काफी रिपीटेटिव है, बार बार आते रहते हैं, तो इनको तो जरूर पढ़ के जाइए। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये छोड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बात समझ में, रोटेशन के वो जो 5-5, 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग क्लास में कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, वो छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ भी सकता है तू। ठीक, लेकिन ऊपर से हर एक छोटा छोटा फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास है, अब सेंटर मास में तो डिटेल में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास पढ़ के चला जा कि भाई किसका सेंटर मास कहां पर होता है। ठीक, कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं, ई की डेफिनेशन कैसे लगाते हैं, इलास्टिक कोलिजन के क्या छोटे मोटे रिजल्ट थे, और अगर सपोज आपसे बॉडी दे दिया जाए, ई की वैल्यू दे दिया जाए, तो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो कैसे उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। अरे बात ये बेसिक चीजें पढ़ के चले। कोई सवाल यहां से सबसे ज्यादा 2 पार्टिकल है भाई साहब टकरा गए, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू बी रिलेटिव का स्क्वायर इनटू 1 माइनस सी स्क्वायर, इस टाइप के जो फॉर्मूलेस है वो एक बार देख के चले जाओ। अरे बात समझे, तो मैं यही बात बोलूंगा कि छोड़ के कुछ मत जाइएगा। जैसे वर्क पावर एनर्जी वो तो आसान चैप्टर है। ठीक भाई, वर्क पावर जो बेसिक फंडामेंटल कैसे फोर्स का वर्क डन निकाला जाता है, कैसे वर्क नहीं थ्योरम बेस्ड स्प्रिंग वाले केसेस में लगाई जाती है, तो ये प्लीज एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगला जो देखा गया हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा 27% अप्रोक्स या 31% हो गया था 2024 में। इसका मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली जो है आपका कम से कम 30% के ऑन एवरेज यहां से पूछा गया है। मैं फिर से बोलूंगा 30% पूछा जरूर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पेपर में ऐसा रेशियो मेंटेन है, ये ओवरऑल रेशियो है, ये एवरेज है। इसका मतलब ये मत समझना कि हर पेपर में भैया 35% सवाल आपको मैकेनिक्स के मिलेंगे, कि भाई 35% का मतलब ये हो गया कि भाई अगर 25 सवाल है तो 8 क्वेश्चन मैकेनिक्स के। ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। हो सकता है 8 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के 2 सवाल आ जाए। अरे बात हो सकता है कि भाई साहब 2 सवाल तुम्हारे जो सेमीकंडक्टर के आ जाए। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं छोड़ना कुछ भी नहीं है, फिर भी एक आइडिया है ताकि आपको आइडिया लग जाए। मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो इसलिए आपके लिए काफी आसान होता है यहाँ पर अच्छे से पढ़ना। बस इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, हर साल पूछे जाते हैं, इसको जरूर देख के जाइएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो के ग्राफ वगैरह कैसे होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक फंडामेंटल चीजें जो बोहर्स मॉडल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये एक बार जरूर देख के जाइएगा। अरे बात समझ में, मैं फिर से बोलूंगा मेंस लेवल के लिए आप ऊपर से पढ़ के जाओ
ठीक से, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ज्यादा डिटेल नॉलेज, ये स्पेशली आपके क्लास में अगर 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चंस अगर आपने पहले किए हैं या आपकी शीटों में अवेलेबल हैं या आपको क्लास में कराए गए हैं, तो वो चीजें आप चाहो तो मेंस के लिए स्किप कर सकते हो, वो चीज आप एडवांस के लिए रहने देना। उसके बाद ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया। ऑप्टिक्स क्योंकि एक चैप्टर लंबा चौड़ा चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जब भी कभी सवाल आया मेंस में, बहुत आसान सवाल है, कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा, कभी आपसे सीधा वर्क डन पूछ लेगा, पीवी ग्राफ दे देगा, भैया वर्क डन बता दे कितना होगा। अरे बात समझ में, इसे काफी सारे क्वेश्चन इसी बात पे पूछे गए हैं कि भाई पीवी ग्राफ दे दिया, वर्क डन बता दो कितना होगा। मुश्किल से मुश्किल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सवाल पूछे गए हैं, वो मल्टीपल प्रोसेस के पूछे गए हैं कि भाई आपसे साइक्लिक प्रोसेस दे देगा और आपसे वर्क डन पूछ लिया, जो आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी कर सकते हो। तो यस, ये वाला पार्ट आप जरूर करके जाइएगा। ऑल दो कार्नोट इंजन ऐसा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा एक फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा कि 1 - C2/T1 होता है भाई, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। क्योंकि 5 मिनट का काम है यार, उसको फॉर्मूला पढ़ के चला, क्या पता गलती सवाल आ जाए। क्योंकि पिछले साल ऐसा देखा गया था, कुछ पेपर में कुछ सवाल ऐसे आ गए थे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक, वो सुनवाई होती नहीं है, तो भैया 2-3 फॉर्मूले तो है, पढ़ के चले जाओ, ठीक। उसी प्रकार से एसएचएम और वेब में भी आपके एस कंपेरेटिवली बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए वो कम पूछे गए। एसएचएम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो या तो काइनेमेटिक्स से पूछे गए, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² - x² पर, या फिर इक्वेशन से आप पता लगा लो इस जगह पर इतनी वेलोसिटी है, इस जगह पर इतना एक्सेलरेशन है, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर जो है आपके एसएचएम में आपको इक्वेशन दे देगा, कभी बहुत आसान सवाल भी दे देता है। अब कोई बच्चा एसएचएम पढ़ के नहीं जा रहा, ठीक, और एक बच्चा ऐसा है जो ऊपर से पढ़ के चला गया कि भाई कि x बराबर a sin ओमेगा t + phi होता है, तो इस पे भी जेईई में सवाल पूछ लिया कि एम्पलीट्यूड बता दो कितना होगा। इस पर भी सवाल पूछ लिया कि किसी जगह पर x बराबर 5 पर अगर एक्सेलरेशन 10 है तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। जेईई मेंस ने तो इस पर भी सवाल पूछे, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि छोड़ के प्लीज मत जाइएगा। या ग्राफ के सवाल हो गए कि भाई साहब बता दो vx का ग्राफ कैसे बनता है, ax का ग्राफ कैसे बनता है, ax का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप का होता था, vx का ग्राफ जो होता था आपका जो है एलिप्स का बनता था, या फिर सर्किल भी बन सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है मेरे भाई चीजें आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं फिर भी बात करूं आगे, ठीक है, क्या बोले सर 50% क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, फिर भी मैं बोलूंगा ये डाटा एब्सोल्यूट नहीं है, मत समझना कि आपके पेपर में ऐसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपने क्वेश्चंस अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे तो ये चीजें आपको काफी कॉन्फिडेंस देंगी कि 50% क्वेश्चन अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनसे पूछे गए हैं, जिसमें एक है ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, रोटेशन मोशन, ठीक है, और जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिक्स। 50% आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। अब वैसे यार ये बात ठीक है, मैं बता भले रहा हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं ये चैप्टर सब बड़े बड़े चैप्टर है, छोटे मोटे चैप्टर नहीं है। ऑप्टिक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सब लोग जानते हो, रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इनसे सवाल जो 50% पूछे गए। मेरा ऐसा मानना है कि हाई पॉसिबिलिटी जो है, ये तो आप गलती से भी छोड़ के मत जाना, करके जाना ही जाना है आपको, क्योंकि यहां से आने वाले सवाल जो है काफी आसान होते हैं और होने वाले सवाल होते हैं, और अगर आपने ये पढ़ के नहीं गए तो लॉस बहुत बड़ा होगा। वो है सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल बन जाते हैं, आते हैं। एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आसान भाषा में, ठीक, आसान भाषा में तो समझ जाए कि परसेंटेज एरर बता दो इसमें कितना होगा, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मानना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि ई का फंक्शन दे दिया है या ई नॉट दे दिया है तो बी नॉट बता दो कितना होगा। इस पे सवाल खूब सारे पूछे गए, अगर तू उठा के देगा सेम पैटर्न पे 15-20 सवाल मिल जाएंगे तेरे को जेईई मेंस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पे सवाल पूछ लिया उसने, केवल एकदम मतलब कक्षा 5 के बच्चे को बता देंगे ना कि हम लोग जो है बी नॉट को सी से मल्टीप्लाई कर दे तो ई नॉट आ जाएगा, वो जो जिस बच्चे को गुणा भाग करना आता है ना वो भी सवाल को करके ले जाएगा, ठीक। और बाकी कुछ इंटेंसिटी क्वेश्चन से फॉर्मूला है वो जरूर देख लीजिएगा। फिर डुअल नेचर, हमारी बात समझ में, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला पार्ट आ गया, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए कि भाई साहब वो आपसे कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है Q है, उसका मास m है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है 2Q है, उसका मास जो है 4m है, तो बताओ दोनों सेम वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं तो रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ घूम रहे हैं, लैम्डा बराबर h/mv बराबर h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, या इस प्रकार के इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा मैग्नेटिज्म से अक्सर मैंने देखा कि एक तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और दूसरा आपका जो रेडियस है, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारा करते थे तो उसकी जो रेडियस होती थी वो mv/q होती थी, तो इस पे बेस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे अक्सर कि भाई एक बार एक चार्ज ऐसा है q,m और एक चार्ज है q,2m, तो भाई बता दो मैग्नेटिक फील्ड फेंक के मार दिया किसकी रेडियस ज्यादा होगी, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके पूछे गए। और दूसरा आपका मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का ग्राफ प्लीज आप जरूर देख के जाइएगा, ग्राफ बोलते समझ जाओ, जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो सॉलिड नॉन कंडक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे और ऐसे हो जाता है, आरी बात समझ में, कंडक्टर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, फिर ग्राफ ऐसे गिर जाता है, अरे बात समझ में, पोटेंशियल का ग्राफ जो हो गया। तो जितने भी ग्राफ हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा तीनों केसेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में और आपका जो है मैग्नेटिज्म में, इनके ग्राफ प्लीज जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ग्राफ से जो क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी आसान चीज है। वही केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट हो गया, वर्क डन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने वाला पार्ट हो गया, इससे भी आपके जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं। बाकी इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपका जो है सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सब लॉजिक गेट के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, सेमीकंडक्टर ग्राफ जरूर देख के जाइएगा, ग्राफ
कि भाई एलईडी का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक, बस केवल ग्राफ देख के जाएगा यहां पर। और जैसे आपका लॉजिक गेट हो गया, भाई आधे घंटे का काम है लॉजिक गेट पढ़ना, उसको पढ़ के खत्म कर यार, कब क्या पता सवाल आ गया। आसान सवाल होते हैं लॉजिक गेट वाले जितने भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई, ये चीजें आप जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे आप एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हो, ठीक, अब एलसी ऑसिलेशन का डिटेल में भले ही तू पढ़ के मत जा, समझ मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एलसी ऑसिलेशन भले ही तू पढ़ के मत जा, लेकिन तेरे को यह पता होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, क्योंकि ये रिजल्ट है। तेरे को यह पता होना चाहिए कि सारी की सारी एनर्जी अगर कैपेसिटर में है तो उसको सारी की सारी एनर्जी को इंडक्टर में जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक। ये मोटा मोटा सवाल कि T/4 जो भी वहां पे एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अरे बस समझ, मेरा पॉइंट ये है आपसे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप पूरा ही छोड़ के चलेंगे, नहीं, पूरा छोड़ के मत जाइएगा। अरे बात, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -L/dI/dt, तो इतना पता होना चाहिए। अरे बात समझ में। जैसे तुम्हारा कैपेसिटर है, भाई आरसी सर्किट में अगर कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है तो क्यू का फंक्शन क्या आता है, ये तो तुम्हें पता हो, क्या पता फॉर्मूला पे सवाल आ जाए, क्या पता ग्राफ आ जाए। अरे बात समझ में। फ्लूइड में आप परेशान हो, मान के चलो, मैं यहाँ पे फ्लूइड से क्वेश्चन आए, फ्लूइड में आप मान के चलो परेशान हो, भाई फ्लूइड मेरे को नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फ्लूइड तेरे को नहीं आता, ठीक है भाई, कम से कम वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला √2gh होता है। आरी बात समझ में। उसकी रेंज जो होती है, कहां छेद करने की रेंज मैक्सिमम हो और रेंज कितनी होगी। आरी बात समझ में। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है अंदर जो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर के अंदर, कि बबल है अंदर और बाहर, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा 4s/r होगा, ड्रॉप के अंदर 2s/r होगा, हाइट इन ए कैपिलरी ट्यूब 2s cos θ/r भाई इस पे भी ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो मैंने इनफैक्ट तेरे को रिवाइज करा दिया पूरा है। अरे बात समझ, फॉर्मूला में इस पे सवाल आते बनते हैं, बनते हैं और आते हैं और बनते हैं। अरे बस, और टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी में तो एडवांस वालों ने पूछा। अब एक फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी, वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आई, चल तू भूल भी जाए, ठीक, लेकिन हाँ भाई टर्मिनल वेलोसिटी इतनी होती है, ये तेरे को पता होना चाहिए। अरे बस समझ में। बुओयेंसी की वैल्यू क्या होती है, सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम के लिए वेरियस केसेस की भाई साहब सिंपल T/2π/L/g होता है, मान लो पानी के अंदर डुबो दिया तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये बेसिक चीजें बेटा जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और फिर भी लो वेटेज, जैसे हीट में तुम्हारा कंडक्शन रेडिएशन वाला पार्ट हो गया, इनसे आपको क्वेश्चन काफी कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कम भले ही देखने के लिए मिले, प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत डिटेल में पढ़ो, एडवांस लेवल का पढ़ो, लंबे लंबे सवाल करो, ठीक है, जो है पूरी HCV लगा लो, पूरी एरोडॉप लो, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं, एडवांस के PYQ कर लो, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आप ऊपर से ही सही आप सारे आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले पे जो बेसिक फंडामेंटल क्लास क्वेश्चन, जो छोटे छोटे वो सारे सवाल जिनका सोल्यूशन 2 या 3 लाइन का है, वो आप जरूर लगा के जाइएगा। बिलीव मी, अगर आप इतना कर लोगे तो आप डेफिनेटली 18 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली खींच सकते हो, बशर्ते आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। आरी बात समझ में क्लियर है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो मुद्दा यही है कि आपको कोई भी चैप्टर को पूरा ब्लैंक छोड़ के नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। अरे बात समझ में। कोई भी चैप्टर तेरे को लग रहा है ना कि साउंड तेरे को नहीं आता, तो कोई बात नहीं भाई, साउंड नहीं आता तो कम से कम तू वहां पे ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी याद करके चला जा, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जब दोनों तरफ ओपन एंड होता है तो कितनी होती है, और एक तरफ क्लोज एंड एक तरफ वो होता है तो कितनी होती है। अरे बात समझ में, यही याद करके, साउंड की जो वेलोसिटी होती है अंडर गामा RT/m होता है, यही देख के चला जा। इस पे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि तेरा नसीब कितना अच्छा है। अरे बस में। तो बस यही है मेरी साइड से बेटा, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से मेहनत करो। और मैं बोलूंगा हो सके तो एक जो है अब एक ये काम कर सकते हो आप चाहो तो एक डायरी बना सकते हो, एक रजिस्टर बना सकते हो। जैसे आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो आप जो है शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सर ने, आप जिस बैचेस में पढ़ रहे हो, आपके सर ने जो भी आपको पढ़ाया हो उसमें से जितने क्वेश्चन रिजल्ट ओरिएंटेड हैं उनका रिजल्ट आप जरूर लिख लीजिएगा, या फिर जितने क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन जितने भी चैप्टर में जितने फॉर्मूला है वो जरूर निकाल के आप लिख लीजिएगा। आरी बात समझ में, क्योंकि उस पर बेस सवाल आने की संभावनाएं जेईई मेंस में क्या होती है मेरे भाई, आमतौर पर ज्यादा होती है, ठीक है। और हाँ, कोशिश ऐसी कीजिएगा कि जिस दिन आपका जेईई मेंस का पेपर है उससे कम से कम 8 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद बाकी 8 दिन आप केवल अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कर पाए। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, अगर किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं उसे ये बोलूंगा कि बेटा जो जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो भैया, जेईई मेंस का पेपर डाउनलोड कर लो। कौन कह रहा है भाई, चल ठीक है गूगल से डाउनलोड कर ले भाई, इतने सारे पेपर पड़े होते हैं, ठीक, और लेके बैठ जाओ उसको, ठीक। जो जेईई मेंस का PYQ उसको लेके बैठो और एग्जाम की तरीके से बैठो, उसको सॉल्व कर। और जब तू उसको सॉल्व करेगा देन यू विल रियलाइज पूरा पेपर देखने के बाद कि भैया 25 में से मैं 17, 18, 19, 20, 21 सवाल कर सकता था, बस वो तुमसे गलत नहीं होने चाहिए। अरे वास्तव में वो तुमसे गलत नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं इसी बहाने, तब तक अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।